अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कभी आपने सोचा है कि यूरेनियम का इतना छोटा सा पैलेट जो केवल एक मूंगफली के बराबर होता है वो हजारों घर को एक साल तक कैसे चला सकता है। आखिर यूरेनियम के अंदर इतने छोटे में कितनी पावर होती है कि वो सालों साल तक, कई साल तक हजारों घरों को चला सकता है। आज जब आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये यूरेनियम होता क्या है, कैसे काम करता है, इतनी ताकत इसके अंदर कहां से आती है, और अगर यूरेनियम को छू देते हैं तो क्या होगा। क्या यूरेनियम को छूते मान ही वो परमाणु बम की तरह फट सकता है? यूरेनियम से कैसे परमाणु बम बनते हैं और यूरेनियम का इस्तेमाल करके कैसे बिजली बनाई जाती है, और अगर इसका गलत इस्तेमाल हो गया तो क्या पूरी दुनिया खत्म हो सकती है? आखिर क्या आपकी जमीन के नीचे यूरेनियम मौजूद होगा कि नहीं? कहां कहां पर यूरेनियम मौजूद है, मतलब यूरेनियम की जड़ से लेकर आसमान तक की बातें हम सब कुछ करेंगे। आज आप दंग हो जाओगे कि आखिरकार ये यूरेनियम है क्या भाई साहब, क्या बला है ये, और इस यूरेनियम के पीछे पूरी दुनिया क्यों भाग रही है। अमेरिका ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है वो यूरेनियम को ही लेकर हो रहा है, क्योंकि उसी यूरेनियम से ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर इस यूरेनियम की बात करें तो इस यूरेनियम की बात के लिए आपको चलना पड़ेगा कई सौ साल पहले। 1789 के अंदर जब जर्मन के एक रासायनिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मार्टिन हेनरिक था, इन्होंने सबसे पहले यूरेनियम की खोज की थी। इन्होंने मतलब देखा था कि भैया धरती के अंदर एक यूरेनियम नाम का भी पदार्थ है, और यूरेनियम जो था उसके बारे में ये ज्यादा खोज नहीं कर पाए थे, केवल ये पता लगाए थे कि यूरेनियम भी एक तो चीज है जो धरती पर है, पीरियोडिक टेबल में आ चुकी थी। ये यूरेनियम के बारे में वैसी खोज नहीं हुई थी कि परमाणु बम बन सकता है, बिजली बन सकती है। यूरेनियम केवल जैसे लोहा, तांबा, ये सब चीजें होती हैं, वैसे यूरेनियम भी माना जाता था। और एक समय था भाई साहब जब यूरेनियम को ऐसे घर के अंदर बर्तन वर्तन में इस्तेमाल किया जाता था, उसका सांचा ऊंचा बनाया जाता था, अन्य प्रकार से यूरेनियम के इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि यूरेनियम इतना खतरनाक हो सकता है जिसको छूते ही जान जा सकती है। लेकिन पहले के जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हाँ, उसके बाद चमत्कार तब होता है जब 1896 आता है। 1896 के अंदर फिजिक्स के एक ठो ज्ञातक थे जो फ्रांस के थे, जिनका नाम हेनरी बैकरेल था। ये एक अजीब फिनोमिना डिस्कवर करते हैं। इन्होंने ही बताया था कि यूरेनियम जो है वो बिना किसी की सहायता के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो रेडिएशन छोड़ता है, जिसके कारण ये बहुत अजीब सी बात दुनिया के सामने आई कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कैसे कोई रेडिएशन छोड़ सकता है। अरे अगर किसी आदमी को दबाया जाए तो खच्च से उसके मुंह से पूरी लिदिया बाहर आ जाएगी, लेकिन बिना दबाए कैसे आ सकता है? वैसे ही जो ये यूरेनियम था भाई साहब, उस पर बिना कोई भी फोर्स लगाए ये रेडिएशन छोड़ता था, बिना किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी के। तो जब ऐसा पता चला तो दुनिया एकदम चौंक गई कि यूरेनियम नाम का पदार्थ है जो ऐसे रखे रखे ही वो छोड़ देता। असल में इन्होंने एक बार कांच पर रख दिया था, किसी चीज पर रख दिया था, रात में रखकर सो गए, फिर सुबह उठे देखे तो उसका कलर बदल चुका था। तब इनको पता लगा कि अच्छा ये ऐसा एलिमेंट है जो रेडिएशन छोड़ता है। उसके बाद दो ठो लोग और आए, एक का नाम था मैरी क्यूरी और दूसरे का नाम था पियरे क्यूरी। इन दोनों ने इस पर आगे रिसर्च की और आगे रिसर्च को बढ़ाया, लेकिन बहुत ज़्यादा वैसी कुछ खोज नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत किए थे। लेकिन हाँ, उन्होंने रेडियम और पोलियम जैसे नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज कर दी थी। खोज ये कर रहे थे और काम कर रहे थे यूरेनियम पर, लेकिन खोज कर दिए इन्होंने रेडियम और पोलियम की। यहाँ पर भी अभी बात पूरी यूरेनियम पर बनी नहीं थी कि यूरेनियम कितना खतरनाक चीज हो सकता है। बात यहाँ पर बनती है जब न्यूट्रॉन की खोज होती है। यार अभी तक ना ये तो जाना जाता था कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो एटम से, अणु परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। जैसे आप और हम भी अणु परमाणु से ही मिलकर बने हैं, ये पेन भी अणु परमाणु से ही मिलकर बना है। ये जो हवा में गैस हो, से बचपन में 9th में नहीं पढ़ा जाता था, एटम मॉलिक्यूल्स, तो एटम से ही सारी चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं। यहाँ तक कि जो सांस लेते हैं, हवा जो आती होती है वो भी अणु परमाणु से, पीछे जो निकालते हैं वो भी अणु परमाणु से ही, मतलब सब कुछ आप ऐसा मान लीजिए। लेकिन अभी तक तो ये माना जाता था कि भैया अणु परमाणु हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उसी अणु परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी है। अब न्यूट्रॉन कौन सी बला है, तो मैं आपको एक बार न्यूट्रॉन दिखा देना चाहता हूँ। तो ये तो पता था अभी तक भाई साहब कि इस तरीके से एटम्स होता है,
और उस एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन डोलते रहते हैं। अब क्या है कि बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो किनारे किनारे डोलता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन बीच में होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो बेचारा इसे सोदा पड़ा रहता है, उस पर ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव। कहते हैं ना कि भैया केवल पॉजिटिव सोचो तो वो प्रोटॉन है, और कुछ बड़ा चिड़चिड़ा रहता है निगेटिव सोचते हैं वो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो कुछ भी नहीं सोचते, कौन उस मतलब है नहीं, उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। इसीलिए देखो गाड़ी उड़ी जब न्यूट्रल पर लग जाती है तो उसी न्यूट्रॉन पर ही न्यूट्रल नाम पड़ चुका है। तो ये समझ आया। तो अभी तक इस न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, अब न्यूट्रॉन की धीरे धीरे खोज होती है। एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट 1932 में आता है, जब इसी न्यूट्रॉन की खोज होती है। कोई और नहीं बल्कि जेम्स चैडविक इस न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। और एक ऐसा ये एटॉमिक पार्टिकल था जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, बल्कि ये मतलब न्यूट्रल पड़ा रहता था। अगर आप देखोगे जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं था, लेकिन इसकी जो ताकत थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब ना तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, लेकिन ताकत तब भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। आप ऐसा मान सकते हो कि खूब बॉडी बिल्डर वाला आदमी, लेकिन वो किसी को मारे ही ना, किसी से झगड़ा ही ना करे, वो न्यूट्रल रहे। ताकत बहुत ज़्यादा लेकिन कुछ करे ना, तो वैसे ही न्यूट्रॉन था। या जो न्यूट्रॉन आगे चलकर बना न्यूक्लियस फिजन की चाबी। न्यूक्लियर फिजन आपको पता होगा कि जब परमाणु बम दगता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन की एक प्रक्रिया होती है, वो न्यूट्रॉन के ही माध्यम से की जाती है। इसके कुछ ही साल बाद 1939 के अंदर जब जर्मन के साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम ऑटो हॉर्न था, उन्होंने पाया कि जब यूरेनियम के एटम पर इस न्यूट्रॉन को गिराया जाता है तो वो जो एटम रहता है वो टूट जाता है। आप इमेज में देख पा रहे हो कि किस तरीके से टूटता है। अब क्या है कि जब यही न्यूट्रॉन एक एटम से टकराता है तो एटम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, घच्चे थे। और जब यही डिवाइड होता है, मतलब बीच से चीर फाड़ कर निकल जाता है जब ये न्यूट्रॉन, तो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं किसी आदमी घच्चे दे बीचों में से काट देता, आधा आधा हो जाएगा। लेकिन जब काटा जाए खूब ढेर कुल्ले एनर्जी भी निकल जाए, लेकिन आपके और हमारे में से नहीं निकलेगी। लेकिन ये सेम काम यूरेनियम के अंदर होता है। जब यूरेनियम के जो एटम होते हैं, जब उनको बीच से न्यूट्रॉन तोड़कर निकलता है तो इसी को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। और इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कहीं और नहीं बल्कि परमाणु बम के अंदर, और यूरेनियम के माध्यम से ही परमाणु बम बनता है। और ये बहुत तेजी से और बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है, और इसी वजह से परमाणु बम इतना तेजी से दगता है। इस प्रोसेस से निकलती है बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी। इस फिनोमिना को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन, जो कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब ये परमाणु बम सुनने में इतना आसान लग गया कि भैया ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे बन गया, लेकिन ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। दुनिया के अंदर भगवान जान रहे थे कि अगर मैंने ये यूरेनियम बहुत ज़्यादा दुनियम दे दिया ना, तो घरों घरों परमाणु बम बना कर रखे रहेंगे सब लोग। इसी वजह से भगवान ने ना दो प्रकार की यूरेनियम दिए। एक यूरेनियम का नाम था यूरेनियम 238, जिसे आइसोटोप भी कहा जाता है, और एक यूरेनियम था 235। अब ये जो यूरेनियम 238 वाला है, ये दुनिया के अंदर 99.3% मौजूद है। 99.3% यूरेनियम 238। लेकिन ये कोई काम का नहीं है, सोहदा है, कोई किसी काम नहीं आएगा ये। लेकिन जो यूरेनियम 235 है, इसी से ही बनती है बिजली, इसी से ही बनता है परमाणु बम। जब ये यूरेनियम 235 आप ज़्यादा ले लोगे तो आप परमाणु बम का मतलब परमाणु बम में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये यूरेनियम 235 इस दुनिया के अंदर भगवती धरा खाली 0.7% ही है। मतलब अगर आप 100 किलो लोगे यूरेनियम तो उसमें से आपको 0.700 ग्राम यूरेनियम 235 मिलेगा, और बाकी आपको यूरेनियम 238 मिलेगा। तो इतना कम यूरेनियम है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो जब आप 120 किलो यूरेनियम इकट्ठा करोगे तब उसमें से 1 किलो कहीं जाकर आपको यूरेनियम 235 मिलेगा, जिससे आप कुछ काम कर सकते हो। इतना कम ये यूरेनियम पड़ा हुआ है। और इसी यूरेनियम को इंग्लिश में आइसोटोप भी कहते हैं। जब इस दोनों कहोगे मतलब भाई भाई हैं, जैसे आप और हमें ब्रदर कहा जाता है, वैसे यहाँ पर केमिस्ट्री में आइसोटोप कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि ये यूरेनियम है पूरा, और इस यूरेनियम में अगर यूरेनियम 235 ढूंढना है तो वो केवल इतना ही आपको दिखेगा।
इतनी कम मात्रा में। जी हाँ, ये 0.07% इतना ही होता है। लेकिन अब जब ये पता लगा लिया जा चुका था कि यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जा सकता है, तब तक वर्ल्ड वॉर 2 आ गया। अब अमेरिका को जरूरत थी कोई ऐसा बम बना दे कि खत्म हो जाए, पूरा युद्ध होए। तो उसी टाइम भाई साहब इस यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया, उसमें चेन रिएक्शन कराया गया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और आपको पता होगा कि अमेरिका ने यही परमाणु बम का इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। 2 परमाणु बम गिराए थे, अगस्त के महीने में कहीं गिराए थे, और तब विश्व युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन अगर देखा जाए इस परमाणु बम को बनाया किसने था, तो अगर देखोगे तो ये परमाणु बम बनाया गया था एक प्रोजेक्ट के माध्यम से जिसका नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। अमेरिका के माध्यम से ये चला गया था। इसके अंदर एनरिको फर्मी और कोई और नहीं बल्कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, ओपनहाइमर का आप नाम सुने होंगे, फिल्म भी आई थी, तो इन्हीं दोनों के माध्यम से बनाया गया था। लेकिन अगर कहा जाए कि कौन जनक है, किसने बनाया था, तो ओपनहाइमर का ही सबसे पहले नाम आता है, क्योंकि जो एनरिको फर्मी थे उन्होंने सबसे पहले मानव निर्मित परमाणु रिएक्टर बनाया था और इन्होंने मानव निर्मित पहला परमाणु बम बनाया था ओपनहाइमर ने, इसलिए सबसे पहले ओपनहाइमर का ही नाम आता है। लेकिन मेन रोल इनका भी था, एनरिको फर्मी का भी। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए भाई साहब, चलो ये सब ठीक है, परमाणु बम तक हम मान गए, आखिरकार ये यूरेनियम कैसे निकलता है धरती के अंदर से, इसको समझते हैं। तो देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है भैया कि यार यूरेनियम पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाला जो है, उसे यूरेनियम को पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यूरेनियम को अगर आप पावर प्लांट में इस्तेमाल करोगे तो उसे आप बहुत ज़्यादा 3% से 5% तक इनरिच करोगे, तब आप इसे में इस्तेमाल कर सकते हो। अब इनरिच क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इतना समझ जाओ कि इसको इनरिच किया जाता है 3% से 5% तक। और अगर आपको परमाणु बम बनाना है तो आपको 90% से ज़्यादा इसे इनरिच करना पड़ेगा। इसी वजह से यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाना आसान होता है, लेकिन यूरेनियम से परमाणु बम बनाना उतना ही जटिल होता है। क्योंकि यूरेनियम को आप मान सकते हो कि साफ सफाई उसकी करनी है, तो अगर उसकी साफ सफाई आप 3% से 5% भी कर दोगे तो आप बिजली बना सकते हो। लेकिन अगर परमाणु बम बनाना है तो आपको 90% करना पड़ेगा। ये यूरेनियम का इस्तेमाल इस तरीके से जो आप देखते हो ना, सोचते हो, काफ़ी लोग सोचते हैं भट्टा वट्टा है यहाँ, वो बहुत बड़ी मात्रा में, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ईंट ऊट पकाई जाती होगी। नहीं, यहाँ बिजली बनाई जाती है भाई साहब। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये परमाणु बम है, ये है मिसाइल, इसी के अंदर परमाणु बम भर के कहीं फेंक दिया जाता है। तो परमाणु बम बनाना है तो यूरेनियम को 90% तक साफ करो, और अगर बिजली बनानी है तो यूरेनियम को 3-5% भी साफ कर दोगे, तब भी आप बिजली बना सकते हो। लेकिन आप सोचते होगे कि यार ये सारी जानकारियां आपको मिल जाया करें, तो इसी वजह से खास मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल दिया है, वहां पर भी आपको सारी जानकारियां मिल जाया करेंगी। आपका और अपना ही ये व्हाट्सएप चैनल है। लेकिन हाँ, अगर यूरेनियम की बात करें पाया कहाँ जाता है, तो यूरेनियम यार इसी धरती के नीचे पाया जाता है। क्या यूरेनियम आपकी धरती के नीचे होगा? क्या आप जिस बेड पे बैठे होंगे या कमोड पर बैठे होंगे, क्या वहां पर पाया जाता होगा? नहीं। यूरेनियम बहुत ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है। यह यूरेनियम कुछ खास पत्थरों में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में पाया जाता है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उस पे ऐसे छोटा छोटा सा पीला पीला सा लगा होता है। मतलब ये इतना कम पाया जाता है कि अगर आप 1 टन पत्थर निकालोगे जहां पर यूरेनियम की मात्रा आपको पता है, तो वहां से आपको कहीं 1-8 किलो या थोड़ा बहुत सा यूरेनियम मिल जाएगा 1 टन पत्थर निकालने पर। अब आप सोच सकते हो कितना कम यूरेनियम इस धरती पर पाया जाता है, और उसमें से यूरेनियम 235, अब आप सोच लो, अगर आपको 1 किलो मिला उसमें से 0.7 ग्राम ही आपको मिलेगा। इतना कम यूरेनियम 235 पाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए ये यूरेनियम जो होता है, ये भैया कनाडा के जो पत्थर हैं वहां पर थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 100 गुना पाया जाता है। 100 गुना का मतलब जैसे कि अगर आप 1 टन पत्थर इकट्ठा किए तो कनाडा के पत्थर में ये थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पत्थरों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा यूरेनियम मिल सकता है। भारत के अंदर क्या है, तो भारत के अंदर यूरेनियम बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि भारत के अंदर थोरियम बहुत ज़्यादा है। थोरियम यूरेनियम से भी खतरनाक होता है, जिसका इस्तेमाल करके बिजली और परमाणु बम और बाकी अन्य चीज़ बनाए जा सकते हैं। लेकिन भारत अब इसको बिजली बनाने में इस्तेमाल किया, आपको मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। लेकिन हाँ, अगर एक सिंगल पैलेट, मतलब जो यूरेनियम होता है ना, उसको सांच ढाल के ऐसे बना दिया जाता है गोल का, टॉफी, इसको ही एक पैलेट कहते हैं।
और अगर ये एक यूरेनियम का पैलेट जो होता है, इसको भैया अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये 1800 पाउंड कोयले के जितना एनर्जी देगा। एक इतना सा 1800 पाउंड कोयले के बराबर। मतलब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा होगा और कितना ज्यादा ये एनर्जी केवल एक छोटा सा दे सकता, हजारों घर चला सकता है भाई साहब, सालों तक इतनी ज्यादा एनर्जी इसके अंदर मौजूद रहती है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसमें से ये 0.1% 2% कहीं ये पाया जाता है। बड़े बड़े पत्थरों में से यूरेनियम, इसे खोद कर निकाला जाता है। अब मान लेते हैं कि जमीन से खोद करके बड़े बड़े पत्थरों में से सांच ओच करके मशीन में डाल करके इतना से यूरेनियम मान लेते निकाल लिया गया। अब उस यूरेनियम में यूरेनियम 235 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी का ही काम है, 238 का कौनो काम नहीं है। तो मान लेते इतना यूरेनियम लाया गया तो उसे डाला जाता है इस तरीके से एक पाइप में। ये पाइप का काम क्या होता है कि उसमें से यूरेनियम 235 को छान कर निकाल देना। अब जो वो यूरेनियम रहता है 235 और 238 एक के मिक्स रहता है। यूरेनियम को साइंटिस्ट लाते हैं, इसी पाइप में डाल देते हैं। ऐसे खूब ढेर सारी पाइपें रखी रहती हैं, ईरान भी रखा है और इसी को ही खत्म करने के बाद अमेरिका करता है। नीचे यहाँ मोटर लगा रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो खूब तेजी से घूमता है और इसके अंदर यूरेनियम जब डाल दिया जाता है, यूरेनियम के पार्टिकल्स आप देख रहे हो छोटे छोटे यहाँ पर हैं, वो भी खूब तेजी से घूमने लगते हैं। यहाँ पाइप के माध्यम से डाला जाता है और उसके बाद जो यूरेनियम 235 है वो धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है साइंटिस्टों के माध्यम से। और जो यूरेनियम मतलब अनरिच है, जो रिच नहीं हो पाया है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरेनियम 235 को यहाँ से निकाल कर इकट्ठा कर लिया जाता है। मान लेते हैं इतना यूरेनियम मिला तो उस यूरेनियम को कूट पीट कर पाउडर के रूप में बना करके फिर उसे इस तरीके से गोली गोली रूप में बनाकर साइंटिस्ट लोग रख लेते हैं। रखने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से एक ठो ट्यूब होती है, उसी ट्यूब के अंदर साइंटिस्ट लोग इसे डाल दिया करते हैं। ऐसी ट्यूब होती है। अब ये ट्यूब मैं आपको बता दूं, इसे कहा जाता है जिरकोनियम। ये जो ट्यूब होती है जिरकोनियम आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसी जिरकोनियम ट्यूब के अंदर ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहा है ना, ये वाला, यही वाला इसी के अंदर खूब ढेर कुल्ले डाल दिया जाता है। फिर इसी जिरकोनियम ट्यूब के अंदर ये जो यूरेनियम है जो बनाया गया है अभी, इसको इसके अंदर डालकर ऐसे पैक कर दिया जाता है और पैक करने के बाद फिर इसको रिएक्टर के अंदर या परमाणु बम के अंदर लगा दिया जा सकता है। परमाणु बम के अंदर ये वाला नहीं लगा जाता, उसमें कुछ दूसरे ढंग से लगाया जाता है और तब कहीं तैयार होता है जाकर यूरेनियम और फिर बनाई जाती है इससे इलेक्ट्रिसिटी और होता है तब ये बहुत खतरनाक। लेकिन ये सारी प्रक्रिया करने में ना हालत खराब हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्रक्रिया करने में, ये वाली प्रक्रिया करने में हालत खराब होती है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। मेन चीज़ तो इसको इतने तेज़ी से घुमाया जाता है ना कि ये जो आपको फाइटर जेट ओट की पंखुड़ियाँ दिखती हैं जो इतना तेज़ घूमती हैं या एरोप्लेन की, उससे भी 10 गुना 100 गुना ज़्यादा तेज इसके अंदर घुमाया जाता है। तब कहीं जाकर यूरेनियम 235 यहाँ से निकल पाता है। इसको घुमा कर निकालने के लिए ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई जाती है, बहुत बड़े बड़े मोटर और बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है और तब जाकर कहीं परमाणु बम और इलेक्ट्रिसिटी बनता है। अभी तक दुनिया के अंदर परमाणु बम केवल 9-10 देशों के पास हैं। 9 देशों के पास है। भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, यूएसए के पास है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है, चाइना के पास है, इजराइल के पास भी कहा जाता है। एक समय पर साउथ अफ्रीका के पास भी था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपना परमाणु बम खुद ही खत्म कर दिया था। तो अभी साउथ अफ्रीका के पास परमाणु बम नहीं है। बाकी आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप दूसरे को भी समझा सकते हो। बाकी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, मैं आपको खुल के जवाब दे दूंगा। इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।